नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईबी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2023 का पेपर, जो कि 24 मार्च 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या आईबी ACIO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं छोड़ने, और ये एक्चुअल वो क्वेश्चन है जो आपको करना है, क्योंकि पेपर का लेवल यहाँ से आपको समझ में आएगा और उसी लेवल की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी जो एस्पिरेंट CGL CHSL एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी इसकी जो कंप्लीट PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या करा है कि 3 घोड़ों में से प्रत्येक को एक समबाहु त्रिभुज के आकार वाले मैदान के प्रत्येक कोण बिंदु पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। इसकी प्रत्येक भुजा कम से कम 14 मीटर लंबी है। इन 3 घोड़ों द्वारा चरने वाले खेत का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी कि जो घोड़ा ओवरऑल जो क्षेत्रफल चर पाएंगे वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखो कि अगर समबाहु त्रिभुज में घोड़े बांधे जाएंगे तो जो एरिया वो चर पाएंगे वो πr² के बराबर चर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा। अब आपको पता है कि r अगर 7 है तो जो एरिया होता है, सर्किल का जो एरिया होता है वो 154 होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 154/2 यानी कि 77। अब ऐसा हमने क्यों किया, इस चीज को आप समझ लो। जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 14 है, ठीक है। 7 मीटर की रस्सी से घोड़ा बांधा गया, यानी कि जो रेडियस होगी वो 7 है। तो इस तरीके से ये इतना पार्ट चर पाएगा, ऐसे यहाँ वाला जो है वो इतना पार्ट चर पाएगा, ऐसे यहाँ वाला इतना पार्ट चर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और इसके लिए जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। तो आपको पता है कि त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² θ/ 360। तो यहाँ पे 60 + 60 + 60 यानी कि 180 हो जाएगा थीटा की जगह पे। तो 180 दूना कितना होता है, 360, यानी कि ये कितना आ गया, πr²/2। तो इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर त्रिभुज की बात हो रही है तो वहां पे घोड़े के द्वारा चरा गया जो एरिया होगा, अगर तीनों छोरों पे बांधा जाएगा तो वो कितना होगा, πr² होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि किस समय अवधि के लिए किसी राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअल जो डिफरेंस है वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि और जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो 1 साल के बाद क्रिएट होता है, यानी कि दूसरे साल से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर 10% ब्याज की दर है तो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी 10% होगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो भी 10% होगा। यानी कि 1 साल का पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 14 मीटर की आधा त्रिज्या और 21 मीटर की ऊंचाई वाले एक बंद सिलेंडर को 20 मीटर चौड़ाई की धातु सीट से बनाया जाता है। यदि अपव्यय नगण्य है, यानी कि जो इसमें क्षय होता है वो ना के बराबर होता है, तो सीट की लंबाई क्या होगी। देखो इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, इसको बनाया जाता है एक सीट से बनाया जाता है जो कि आयताकार सीट है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 20 है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है। तो अगर इस सीट से ये आपका बेलन बनाया गया तो इसका मतलब है इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो इसके आयतन के बराबर होगा, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr h + r, और ये किसके बराबर होगा, इसके आयतन यानी कि 20 × L के बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r की वैल्यू कितनी है 14, और 14 + 21 कितना हो जाएगा आपका 35, और इंटू 20 × L। तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 2 4, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 5 सत्ते कितना होगा 35, 22 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 154, यानी कि जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 154 होगी। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिन में पूरा कर सकता है।
फिर उसे बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले पूरे कार्य को कितने समय में करेगा? तो पूरे टाइम एंड वर्क में अगर आपको टोटल वर्क पता है और कैपेसिटी पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यानी कि हमारा जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि हम पहले टोटल वर्क निकालें और कैपेसिटी निकालें। तो यहाँ पे क्या है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को, यानी कि 1/3 भाग को ए जो है वो 5 दिन में करता है, तो पूरा जो वर्क है वो ए कितने समय में करेगा? 5 या 15 दिन में करेगा। फिर कह रहा है कि शेष भाग, तो शेष भाग कितना हुआ? 2/3। ये ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी पूरा कार्य जो है वो कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में करेंगे। तो यहां से टोटल वर्क कितना हो गया? 45। तो 15 × 45, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और ए प्लस बी कितने लड्डू बनाते हैं? 9 × 5 = 45। तो यहां से हम कह सकते हैं बी जो है वो एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। पूरे के पूरे 45 लड्डू बनाने में से कितना समय लगेगा? 22.5, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि अनुज एक किताब के 40 पेज को 10 घंटे में टाइप कर सकता है। अनुज और मोहित मिलकर 54 घंटे में 270 पेज टाइप कर सकते हैं। मोहित को अकेले 20 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे अनुज जो है वो 40 पेज टाइप करता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 40/10, यानी कि 4 पेज उसने 1 घंटे में टाइप किए। अनुज और मोहित जो है वो दोनों मिलके 54 घंटे में 270 पेज टाइप करते हैं, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप होंगे? 270/54। यहाँ पे 27 दूनी 54 होता है, 2 पंचे 10, यानी कि ये दोनों मिलके 1 घंटे में 5 पेज टाइप करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहित अकेले 1 घंटे में 1 पेज टाइप करता है। अगर भाई अनुज 4 पेज टाइप करता है 1 घंटे में, दोनों मिलके 5 टाइप कर पाते हैं, इसका मतलब मोहित 1 घंटे में 1 पेज टाइप करता है। तो 20 पेज टाइप करने में टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? 20 घंटे, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो IBSA के एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसी लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप देख पा रहे होंगे कि इस समय सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के करा रहे हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। क्या दिया हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी जाती है यदि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में क्रमशः 6, 8 और 10 जोड़ दिया जाए और अंतिम 2 संख्याओं में से प्रत्येक में 13 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं का नया योग जो है वो आरंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं के योग का 120% हो जाता है। प्रारंभ में दी गई 3 मध्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो क्रमिक सम संख्या और विषम संख्याएं, इनमें डिफरेंस कितने का होता है? 2 का होता है। तो अगर हमने पहली जो संख्या है वो a+4 मानी, तो अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में, तो अगली जो होगी वो क्या होगी? a+2 होगी, फिर a होगी, फिर आपकी a-2 होगी और फिर क्या होगी? a-4 होगी। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर आपने इस तरीके से क्यों माना? आप a से भी स्टार्ट कर सकते थे, ए से अगर स्टार्ट करते तो a-2, a-4 ये होता, या a+8 से स्टार्ट कर सकते थे। तो ऐसा हमने इस वजह से नहीं किया, क्योंकि जब हमने इस तरीके से जब संख्याएं मानी तो इनका जो ओवरऑल सम होगा, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल जो सम है वो 5a आएगा। इस सहूलियत के हिसाब से ऐसा हमने किया है, ठीक है। तो ये चीजें कब आएंगी आपको? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 6 जोड़ा गया, दूसरी में 8 जोड़ा गया, तीसरी में 10 जोड़ा गया और जो लास्ट वाली है इनमें 13 जोड़ा गया। तो जो योग है पहले वाले योग का 120% हो जाता है, यानी कि योग पहले 100% होगा। ये जो नंबर है ये ऐड होने पर 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये इन नंबर का सम है वो पहले वाले योग का 20% के बराबर। यहां से ये बात तो समझ में आ रही भाई, जब 120% हो जाता है इसका मतलब है ये जो संख्याएं हैं वो 20% की वृद्धि कर रही हैं। तो पहले वाला योग कितना है? 5 है। यहां पे इसके 20% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? इनके सम के बराबर। 13 13 26, 26 और 8 34, 6 40, 10 50, 50 के बराबर होगी। तो ये 100%, ए के 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा क्यों किया। देखो 5 दूना 10, ये 100 आएगा और परसेंट क्या होता है? 1/100। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब कह रहा है कि मध्य वाली जो संख्याएं हैं इनका औसत आपको बताना है। तो आपको मैंने ये भी चीज बताई कि अगर संख्याओं के बीच का डिफरेंस बराबर हो तो एवरेज क्या होता है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, उससे भी ए आएगा। और एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या भी होता है। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या होगा? ए होगा। और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50 है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 50। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है?
599.99 का 79.989%, 400.009 का 32.99% और -149.98 का 48.062% इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे ये लगभग 600 के बराबर है, तो 600 का हम क्या निकाल देते हैं, 80% निकाल देते हैं। ऐसे यहाँ पे 400 है, 400 का हम यहाँ पे 33% निकाल देते हैं, माइनस ये 150 के लगभग बराबर है, इसका हम 48% निकाल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 × 48 480, ये कितना आया आपका 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 छक्का 150, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 5 छंग 72। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी आंसर आएगा वो 500 से प्लस ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 500 से प्लस है, आपको इसे सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 2, 3 और 4 में से प्रत्येक से विभाजित सभी 2 अंकों की संख्या का योगफल क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, इसका मतलब वो 8 से भी कटेगी। और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के लास्ट में या तो 3 जीरो हैं या लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरीके से कटे। तो केवल यही एक ऐसी संख्या जो 8 से कटती है, ये भी नहीं कटती, ये भी नहीं कटती, यानी कि यही जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि बा संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 420 के 15% में जोड़ने पर योग के रूप में 356 का 25% है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 420 का 15% कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60, यानी कि 63। 63 में जोड़ने पर कितना है, 356 का 25%। 25% क्या होता है, 1/4। तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 8 32 और 4 9 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 89 - 63, तो कितना आ जाएगा आपका 26। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लिया संख्याएं a और b हैं, तो पहली का 12% जो है वो दूसरी के 20% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 4 × 12, 4 × 5 = 20, यानी कि a और b का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 3:5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। 2 की वैल्यू 760 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 380। 1 की वैल्यू कितनी होगी 380। बड़ी संख्या बतानी यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू बतानी, तो 5 × 380 कितना आ जाएगा आपका 1900। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि दुकानदार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बेहतर होगा। तो दुकानदार के लिए वो डिस्काउंट सबसे बेहतर होता है जिसमें उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब मैक्सिमम डिस्काउंट किस ऑप्शन से आएगा, देखो यहाँ पे 2 की खरीद पर 1 मुफ्त मिलता है, यानी कि ओवरऑल 3 रुपए एमआरपी की चीज का दाम इसे कितना देना पड़ा, 2। तो कितना डिस्काउंट मिला, 1 का डिस्काउंट मिला 3 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 33 सही 1/3% यहां से आ जाएगा। 3 की खरीद पर 2 फ्री, यानी कि 5 रुपए एमआरपी की चीज 3 में मिली, तो 2 का डिस्काउंट मिला 5 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10, यानी कि 40% ये हो जाएगा। ऐसे ही 3 की खरीद पर 5 मुफ्त, यानी कि 8 रुपए एमआरपी का माल लेके आया और पैसा कितना दिया 3 का, तो कितना डिस्काउंट मिला 5 का डिस्काउंट 8 पे, तो 100 पे कितना होगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 2 बार 25 × 5 = 125/2, कितना आ जाएगा आपका 62.5%। तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो तीसरी वाली योजना से आ रहा है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनका एवरेज आपको बताना है। तो 50 और 100 के बीच संख्याएं क्या होंगी, 51, 52 और 99 तक संख्याएं होंगी। अब लगातार अगर संख्याएं तो इनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, और मैंने आपको बताया कि अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर है तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 से हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज इसका क्या होगा, 51 + 99/2, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा आपका 75। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सुमंत ने 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर एक राशि का निवेश किया जहां ब्याज वार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि होता है। निवेशित राशि 2 वर्ष के अंत में 6,05,000 और 5 वर्ष के अंत में 8,05,255 हो जाती है।
तो R का मान आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 प्लस इन दोनों का जो रेशियो होगा 1 प्लस R/100 की पावर 3 होगा, और ये किसके बराबर होगा 8,05,255 बटे 6,05,000 के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों हुआ इस चीज को समझ लो। देखो जब 2 साल वाला इंप्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे ये 6 लाख वाली वैल्यू है, और ये किसके बराबर होगी P 1 प्लस R/100 की पावर 2 के बराबर होगी। फिर 8 लाख वाली कंडीशन में क्या होगा P 1 प्लस R/100 की पावर यहाँ पे 5 होगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बचेगी 3, और ये आएगा। ये चीज समझ में आ गई। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 1331 आएगा, और ये यहाँ पे 1000 आएगा, यानी कि 1 प्लस R/100 की पावर क्यूब की जो वैल्यू है ये आपका 11/10 का होल क्यूब है। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन में अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर बनेगा, और होल क्यूब होगा तो होल क्यूब बनेगा, यानी कि 1 प्लस R/100 की जो वैल्यू है वो 11/10 हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R/100 की जो वैल्यू है वो 1/10 आ गई, यानी कि R की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 10%। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो ये आपका क्या है 2 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस k, यानी कि 2k प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे नीचे कितना आएगा 2 की पावर 2k प्लस 3 माइनस 2 की पावर 2k प्लस 2। तो यहाँ पे अगर ऊपर हम माइनस कामा ले लें तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2k प्लस 1, और नीचे यहाँ पे अगर हम 2 कामन ले लें बाहर तो कितना होगा आपका 2 की पावर 2k प्लस 2 बचेगा, और माइनस 2 की पावर 2k प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा -1/2। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है ए की आय का बी की आय से अनुपात जो है वो कितना है 3:5 है। 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है, और बी का जो व्यय है वो उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय का अंतर जो है वो 14,300 है। तो ए की आय क्या होगी, तो ए है और बी है, इनकी आय का अनुपात कितना है 3:5 दिया है। जो व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात कितना है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी आय का 7/12, यानी कि 7 तियां 21/12 हो गया। और यहाँ पे बी का जो व्यय है वो उसकी आय का 8/15 है, यानी कि 8 पंचे 40/15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से काट सकते हैं, कितना होगा 3 21 3 चौक 12, और यहाँ पे 5 से काट सकते हैं, 5 8 40 5 3 15। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे x मान के भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे नीचे कितना आएगा 12, तो 12 से इसकी आय को मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तियां 21 होगा, और 8 चक्कू 32 होगा। यानी कि जो एक्चुअल सिंप्लीफाइड जो अनुपात होगा, आय का जो अनुपात होगा वो कितना आ गया 12 तियां 36 और 12 पंचे 60, और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना आ गया 21 अनुपात आपका 32। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना 11 की वैल्यू कितने के बराबर 14,300 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आ गई आपकी 1300 के बराबर। 11 1 11 11 3 33। तो आपको बतानी है ए की आय, यानी कि 36 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 36 इंटू आपका 1300 कितना जाएगा आपका 0 0 3 78 हासिल लगा 7 33 39 और 7 46, यानी कि 46,800। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक 13 लीटर मिश्रण में दूध और जल का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर निकाल दिया जाए और 3 लीटर इसमें दूध मिला दिया जाए तो नए बने मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। हमेशा याद रखो कि अगर कोई मिक्सचर है, चाहे वो दूध और पानी का हो, किसी का भी हो, तो जब भी उससे मिक्सचर निकालोगे तो वो उसी रेशियो में निकलेगा, और जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में बचेगा। तो जो 13 लीटर का मिक्सचर है इसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है 3:2 है, ठीक है। जब इससे आप 3 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो ये भी 3 और 2 के अनुपात में निकलेगा, और जो बचेगा 10 लीटर मिक्सचर इसमें भी मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा।
ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर हम मिल्क निकालें तो 3, 2, 5 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर, यानी कि मिल्क कितना है यहाँ पे 6 लीटर है और वाटर कितना है 4 लीटर है। अब कह रहा है कि अगर 3 लीटर यहाँ पे अगर हम मिल्क मिला दें इसके बदले में, तो ये मिल्क ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 लीटर, और ये पानी कितना है 4 लीटर, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका माइनस है, तो ये सिंपल बोर्ड मास चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 प्लस, देखो 1 - 2 कितना आएगा, -1, -1 की पावर -1 का मतलब -1 की पावर 1 हो जाएगा अगर अपान में करेंगे, यानी कि यहाँ से कितना आएगा आपका -1 आएगा, +2 माइनस यहाँ अंदर कितना होगा, देखो 1 माइनस यहाँ पे 1 - 2 जो है 1 - 2 है और इसकी पावर -2 है, तो यहाँ पे -1 की पावर -2 को हम क्या ले सकते हैं, 1/-1 की पावर 2, यहाँ से पॉजिटिव आएगा और फिर 2 हो जाएगा और बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित जो है वो समीर से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि अमित अपनी चाल को दुगना कर देता है लेकिन समीर अपनी यात्रा की चाल नहीं बदलता है, तो बस समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। अमित की वास्तविक चाल क्या होगी, देखो यहाँ पे समीर जो है उसकी चाल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, जो डिफरेंस आ रहा है वो अमित में आ रहा है। अब देखो पहले उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं, जब चाल उसने बढ़ाई पहले 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव में है। जब उसने चाल दुगनी की तो 1 घंटे उसे कम लग रहा, तो इनके बीच का जो टाइम का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 3 घंटे होगा। आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट चीजों का डिफरेंस जोड़ के निकालते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो टाइम के बीच का डिफरेंस होगा अमित का वो कितना होगा, 3 घंटे का होगा। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे चूंकि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्पीड क्या है, अमित की स्पीड पहले 1 रेशियो थी, फिर उसने जस्ट डबल कर दी यानी कि 2 रेशियो कर दी, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2 और 1 का होगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3 घंटे। तो एक्चुअल जो उसे टाइम लगता है वो कितना लगता है, 6 घंटे लगता है अगर वो एक्चुअल चाल से जाता है, यानी कि वास्तविक चाल से जाने पे उसे टाइम कितना लगता है, 6 घंटे। तो वास्तविक चाल से जाने में 6 घंटे लगता है, तो वास्तविक चाल क्या होगी, देखो 30 किलोमीटर की दूरी जो है अगर वो 6 घंटे में कवर करता है तो उसकी चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट हम ए, बी और सी का अनुपात निकालते हैं। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। बी और सी का अनुपात कितना है, 4:5। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 5 तियां 15। तो अब निकालना क्या है, ए प्लस बी, यानी कि 12 8 कितना हुआ 20, और बी प्लस सी यानी कि कितना हो जाएगा 27। तो 20/27 यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक तैराक जिसकी चाल स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्थिर जल है तो जाहिर सी बात है ये क्या दिया हुआ है, नाव की चाल दी है, यानी कि नाव की चाल x की वैल्यू जो है वो 15 है। फिर क्या कह रहा है, वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, वह पूरी यात्रा में 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल क्या होगी, तो जैसे हमने देखा भाई कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, देखो यहाँ पे जो दूरी है वो 30 है और इसे 4 से डिवाइड करना है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो ऐसा आएगा कुछ जो 5 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, इसको हम लेके सॉल्व करते हैं। अगर वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 30 की दूरी जब धारा के साथ जाएगा तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 15 + 5 कितना होगा 20। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा तो चाल घट जाएगी, यानी कि 15 - 5 कितना होगा 10। तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना होगा 3/2, और 3/2 को हम क्या लिखते हैं 1 + 1/2, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया 4.5 घंटे, और यानी कि 4.5 ही घंटे तो लग रहा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप बेसिक से भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।